परमुटेशन ग्रुप के अंदर अपन ने एन और एसएन के बारे में पढ़ा था। एन को बोला जाता है अल्टरनेट ग्रुप, एकांतर ग्रुप, और एसएन को बोला जाता है सिमेट्रिक ग्रुप, जिसको बोला जाता है सममित ग्रुप। अब मैंने ये भी बता दिया था कि जो एसएन होता है, एसएन का जो ऑर्डर होता है वो एन फैक्टोरियल होता है। अब इन एन फैक्टोरियल में से एन फैक्टोरियल बाई 2 तो ये तो होते हैं समक्रमचय, ये तो होते हैं समक्रमचय, और ये n फैक्टोरियल बाई 2 ये होते हैं विषमक्रमचय। विषमक्रमचयों का समुच्चय कभी ग्रुप नहीं बनाता है, समक्रमचयों का समुच्चय ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को कहा जाता है an। समक्रमचयों का जो समुच्चय ग्रुप बनाता है उसको an कहा जाता है, एकांतर ग्रुप। तो दोस्तों एक थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये 2018 में भी आई थी, और अभी जो 2020 की एग्ज़ाम हुई है, आपके जो सीनियर्स हैं उनकी एक एग्ज़ाम हो गई अलजेब्रा की फाइनल वालों की, उनकी भी आई है, तो ये 2020 में भी आई है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले तो मैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट ये है कि n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय, n कोटि या अंशांक बोल दो, जैसे S3 में 3 अंशांक 1 2 3 होते हैं, S4 में 4 अंशांक 1 2 3 4 होते हैं, ऐसे n कोटि या अंशांक के सभी समक्रमचयों का समुच्चय, समक्रमचयों का समुच्चय, और समक्रमचयों के समुच्चय को किसे दर्शा रखा है? an। an एक ग्रुप होता है, n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है जिसका ग्रुपांक कितना होता है? n फैक्टोरियल बाई, इसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। ये है दोस्तों, ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है जो एग्जाम में लिख के आएगा। अब अपने को प्रूव करना है। सबसे पहले तो an को ग्रुप सिद्ध करना है और फिर उसके ग्रुपांक के बारे में डिस्कस करना है। तो प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले, प्रूफ पार्ट पे अपन चले तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको संवर्तता नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवर्तता नियम। संवर्तता नियम क्या होता है कि भाई an आप ले रहे हो, an के सभी एलिमेंट क्या है? समक्रमचय है। an के सारे एलिमेंट क्या है? समक्रमचय है। तो मैं लिखता हूँ an एक समक्रमचयों का समुच्चय है, an एक समक्रमचयों का समुच्चय है। अब an के सारे एलिमेंट समक्रमचय हैं, और बताओ दो समक्रमचयों को गुणा करने से क्या आता है? तो भी समक्रमचय ही आता है। इसका मतलब है आपने an के दो एलिमेंट उठाए, इसका मतलब है आपने दो समक्रमचय उठाए और उनको गुणा किया तो वापस समक्रमचय आ रहा है। तो बताओ फिर वो an का एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो an एक समक्रमचयों का समुच्चय है तथा दो समक्रमचयों का गुणन है, दो समक्रमचयों का गुणन भी समक्रमचय प्राप्त होता है, तथा दो समक्रमचयों का गुणन भी समक्रमचय प्राप्त होता है। अब बताओ समक्रमचय प्राप्त हुआ तो an का एलिमेंट होगा जो कि an का अवयव है, अतः an में क्रमचय गुणन संक्रिया समवर्त है। तो ये तो क्रमचय गुणन संक्रिया समवर्त है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मैंने बता दी। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में लिखता हूँ। जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोला जाता है हिंदी में साहचर्यता। साहचर्यता में मैं क्या बोलूँगा कि जो an के एलिमेंट है वो क्रमचय हैं, an के एलिमेंट है वो समक्रमचय हैं,
और क्रमचय होता है वो क्या होता है, एककी आच्छादक फलन होता है तथा फलन सदैव सातचर्य नियम की पालना करते हैं, तो क्रमचय भी सातचर्य नियम की पालना करेंगे। तो यह लिखता हूँ an एक समक्रमचयों का समुच्चय है, an एक समक्रमचयों का समुच्चय है, an है वो एक समक्रमचयों का समुच्चय है तथा जो क्रमचय होता है वो क्या होता है, तथा क्रमचय एककी आच्छादक फलन होता है, एककी आच्छादक क्रमचय एककी आच्छादक फलन होता है। an समक्रमचयों का समुच्चय और क्रमचय एककी आच्छादक फलन होता है तथा अब यहाँ लिखता हूँ फलन सदैव साहचर्यता नियम की पालना करते हैं, फलन सदैव साहचर्यता नियम की पालना करते हैं, फलन सदैव साहचर्य नियम की पालना करते हैं। अतः an में जो संक्रिया है, क्रमचय गुणन संक्रिया है, वो क्या है, an में संक्रिया सहचारी है, साहचर्य नियम की पालना करते हैं। तो an का प्रत्येक एलिमेंट साहचर्य नियम की पालना करेगा, तो जो संक्रिया है वो क्या है, सहचारी है, एसोसिएटिव नियम हो गया। तीसरा है जिसको बोला जाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, इंग्लिश में बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब देखो तत्समक अवयव के अस्तित्व में क्या है दोस्तों, कि an के अंदर एक क्रमचय होगा जो तत्समक क्रमचय जरूर होगा। क्यों, क्योंकि तत्समक क्रमचय होता है वो एक समक्रमचय होता है और समक्रमचय होगा तो वो an के अंदर जरूर आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है, तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है, तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होता है और तत्समक क्रमचय समक्रमचय होता है तो फिर वो an में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तथा an सभी समक्रमचयों का समुच्चय है, तत्समक क्रमचय होता है एक समक्रमचय होता है और an सभी समक्रमचयों का समुच्चय है, an सभी समक्रमचयों का समुच्चय है। अतः an में तत्समक क्रमचय, अतः an में तत्समक क्रमचय और तत्समक क्रमचय को आप ब्रैकेट में तत्समक अवयव भी लिख सकते हो, तत्समक अवयव उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया। अगला है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में मैं क्या लिखता हूँ, देखो समक्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय होता है वो भी समक्रमचय होता है और an सारे के सारे समक्रमचयों का समुच्चय है। तो बताओ सारे के सारे समक्रमचयों का प्रतिलोम होगा वो an में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं यह लिखता हूँ कि प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय भी, प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय भी सम होता है तथा an सभी समक्रमचयों का समुच्चय है, an सभी समक्रमचयों का समुच्चय है तथा an सभी समक्रमचयों का समुच्चय है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय भी सम होता है और an सभी समक्रमचयों का समुच्चय है। अतः an में
अतः an में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उपस्थित है। अतः an में प्रत्येक अवयव लिख दो या प्रत्येक क्रमचय लिख दो, प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम उपस्थित है, प्रतिलोम उपस्थित है। देखो an है वो समक्रमचयों का एक सेट है, और समक्रमचय का जो प्रतिलोम क्रमचय होता है वो भी सम होता है। समक्रमचय का जो प्रतिलोम क्रमचय होता है वो भी क्या होता है, सम होता है। सम होगा तो वो वापस an में जाएगा, तो an बन गया, उसमें प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम उपस्थित है। तो अपन ने चारों नियम थे वो सिद्ध कर लिए, चारों नियम सिद्ध कर लिए। तो दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि an क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। अतः स्पष्ट है कि an क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, अतः स्पष्ट है कि an क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, जिसे एकांतर ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम है जिसे एकांतर ग्रुप, अल्टरनेट ग्रुप कहा जाता है, जिसे एकांतर ग्रुप कहा जाता है। ये तो मैंने an को एकांतर ग्रुप सिद्ध किया है, जो समक्रमचयों का समुच्चय an था उसको एकांतर ग्रुप सिद्ध किया है। अब मेरे को इसका ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा an का, तो an का ऑर्डर ज्ञात करना, तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, an का ऑर्डर ज्ञात करना, an का ऑर्डर ज्ञात करना, और an का ऑर्डर है उसको n फैक्टोरियल बाई 2 बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एक सेट लेते हैं, माना Sn में E1 E2 EM समक्रमचय है। भाई E का मतलब होता है E1, तो M तो इसमें समक्रमचय है, वह O1 O2 O मतलब ओड OR ये भी समक्रमचय है। E1 E2 EM तो समक्रमचय है, O1 O2 OR भी समक्रमचय है। तो मैं Sn को ऐसे लिख सकता हूँ ना, भाई Sn एक क्रमचयों का सेट है, इसमें E1 E2 EM ये तो समक्रमचय है, O1 O2 OR ये सारे के सारे भी समक्रमचय हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं टोटल एलिमेंट गिनूँ Sn में, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, m प्लस r, ये तो m हो गए, इवन वाले m हो गए, ओड वाले r हो गए, m प्लस r। लेकिन जो Sn का जो टोटल ऑर्डर होता है वो कितना होता है, n फैक्टोरियल। तो m प्लस r इन सब का मान मिला के कितना होना चाहिए, n फैक्टोरियल। इक्वेशन 1, Sn का ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है। अब दोस्तों अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि m बराबर r है, कहने का मतलब समक्रमचयों की संख्या विषम क्रमचयों की संख्या के बराबर है, तो अपनी थ्योरम आराम से प्रूव हो जाएगी। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं m बराबर r है, तो फिर r की जगह भी m लिख दूंगा, तो 2m बराबर n फैक्टोरियल, तो m बराबर n फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा। और यही तो सिद्ध करना था मेरे को कि समक्रमचयों की जो संख्या है वो n फैक्टोरियल बाई 2 है। तो यहाँ से ये सिद्ध करना है कि m बराबर r है। ठीक है, अब इसके लिए कि माना अल्फा कोई पक्षांतरण है, और पक्षांतरण क्या होता है, दो लंबाई का जो चक्र होता है उसको पक्षांतरण कहा जाता है। माना अल्फा कोई पक्षांतरण है तथा पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है, तथा ये अपन ने पहले पढ़ लिया था, दो लंबाई का जो चक्र होता है उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं पक्षांतरण, और पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है। पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है। ठीक है, अब पक्षांतरण विषम क्रमचय होता है, तो ये जो समक्रमचय हैं इनको अल्फा से गुणा करोगे तो बताओ सम और विषम को गुणा करने से क्या आता है, विषम आता है। इसलिए अल्फा E1 अल्फा E2 डॉट डॉट अल्फा EM ये तो सारे के सारे क्या है,
पहले सम थे, लेकिन पक्षांतर से गुणा करने से, विषम से गुणा करने से, विषम को सम से किया तो विषम हो गया, तो ये तो विषम क्रमचय है। तथा अब ये विषम थे, इनको विषम से गुणा किया पक्षांतरण से, तो ये सम हो जाएंगे। अल्फा O1, अल्फा O2, अल्फा OR, ये सारे के सारे क्या हैं? समक्रमचय। ठीक है, तो पक्षांतरण से गुणा करने से जो सम था वो तो विषम बन गया, और जो विषम था वो सम बन गया। अब सबसे पहले मेरे को ये सिद्ध करना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तभी तो इनकी संख्या होगी वो m होगी, इनकी संख्या वो r होगी। तो देखो मैं ये लिखता हूं कि चूंकि एक समक्रमचय कभी भी विषम क्रमचय नहीं हो सकता, एक समक्रमचय कभी भी विषम क्रमचय नहीं हो सकता, विषम क्रमचय नहीं हो सकता। एक समक्रमचय कभी भी विषम क्रमचय नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब अभी जो समक्रमचय आ रहे थे वो तो ये आ रहे थे, अल्फा जैसे विषम मान लो, अल्फा EI मान लो, ये तो विषम क्रमचय, ये कभी भी समक्रमचय के बराबर नहीं हो सकते, अल्फा OJ के बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये निकला कि ये सारे के सारे अलग अलग हैं और ये सारे के सारे अलग अलग हैं, क्योंकि ये विषम क्रमचय, ये समक्रमचय, एक विषम क्रमचय कभी समक्रमचय नहीं हो सकता। तो मैंने एक बार तो ये बता दिया कि ये अलग है, ये अलग है। अब ये बताता हूँ कि ये भी सारे के सारे अलग अलग हैं और ये भी सारे के सारे अलग अलग हैं। ऐसा बताने से ये हो जाएगा कि ये सारे के सारे विषम क्रमचय, और विषम क्रमचयों की जो संख्या है वो E1, E2, EM हो जाएगी विषम क्रमचयों की संख्या, इनको अलग अलग बताने से। तो पहले तो मैंने ये बता दिया कि इसका कोई भी क्रमचय इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये विषम क्रमचय है और ये समक्रमचय है। ठीक है, अब लिखता हूं मैं, यहां से देखना। अब हम सिद्ध करेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि अल्फा E1, अल्फा E2, अल्फा EM में कोई भी दो क्रमचय क्या नहीं है, कोई भी दो क्रमचय समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो फिर इनकी संख्या m हो जाएगी, समान नहीं। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास के सिद्ध करने का मतलब है कि उल्टा मान के चलो। तो यदि संभव हो तो माना, अगर संभव हो तो माना कि इसका अल्फा EI है वो किसी अल्फा EJ के बराबर है, ये संभव हो तो मैंने मान लिया। अल्फा को कैंसिल करें तो EI बराबर EJ, EI बराबर EJ, ये तो गलत आ गया। क्यों? क्योंकि EI बराबर EJ मान लोगे तो जो आपने शुरू में माने थे E1, E2, EM, उनकी संख्या m मानी थी। बताओ फिर EI बराबर EJ हो गया तो ये m थोड़ा ना बचे, ये तो m में से एक कम हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि EI बराबर EJ, जो कि क्या है, जो कि असत्य है, असत्य है। इसका मतलब ये है कि अल्फा EI कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता, अल्फा EJ के बराबर नहीं हो सकता। अल्फा EI कभी भी अल्फा EJ के बराबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ये सिद्ध कर सकते हैं कि अल्फा जो OI है वो कभी भी अल्फा OJ के बराबर नहीं हो सकता। तो ये सिद्ध करने का फायदा क्या हुआ? ये सिद्ध करने का फायदा ये हुआ कि सबसे पहले तो मैंने इनको और इनको अलग अलग बता दिया कि कोई भी विषम क्रमचय समक्रमचय नहीं हो सकता। फिर मैंने ये बताया कि इन विषम क्रमचयों में भी कोई समान नहीं है, इन समक्रमचयों में भी कोई समान नहीं है।
तो बताओ फिर सारे के सारे ये अलग हो गया, 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 इनमें कोई भी सेम नहीं है। अब देखो, अब यहां से देखना, क्योंकि अल्फा E1, अल्फा E2, अल्फा EM ये सारे के सारे क्या हैं, विषम है, क्योंकि E1 E2 EM तो सम थे और आपने पक्षांतर से गुणा कर दिया तो ये क्या निकल के आ गए, विषम। तो अल्फा E1, अल्फा E2, अल्फा EM प्रत्येक क्या है, प्रत्येक विषम क्रमचय है, प्रत्येक विषम क्रमचय है। और विषम क्रमचयों की संख्या शुरू में कितनी मानी थी, R मानी थी, आपने O1 O2 OR माने थे टोटल विषम क्रमचय। ये प्रत्येक विषम क्रमचय है तथा विषम क्रमचयों की कुल संख्या तथा विषम क्रमचयों की कुल संख्या R है, ये शुरू में R मानी थी, इसलिए यहां से तो M आए और टोटल शुरू में कितनी मानी थी, R, तो या M लेस देन इक्वल टू M का मान R या R से छोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसा ही आप समक्रमचय के साथ करो। समक्रमचय के साथ करने का मतलब क्या है कि इसी प्रकार अल्फा O1, अल्फा O2, अल्फा OR ये सारे के सारे क्या हैं, समक्रमचय है। और समक्रमचयों की संख्या शुरू में कितनी मानी थी, आपने समक्रमचय माने थे E1 E2 EM, टोटल संख्या m मानी थी। अल्फा O1, अल्फा O2, अल्फा OR समक्रमचय हैं तथा समक्रमचयों की कुल संख्या कितनी थी, m है, इसलिए ये तो R और टोटल संख्या m तो लेस देन इक्वल टू m। इसको दे दिया इक्वेशन 3। अब बाई 2 एंड 3 तो एक बार तो m लेस देन इक्वल टू R, एक बार R लेस देन इक्वल टू m, तो m बराबर R हो गया। अब बाई इक्वेशन 1 क्या था, m प्लस R बराबर n फैक्टोरियल था। आप m प्लस R की जगह भी m रख दो तो n फैक्टोरियल, तो 2m बराबर n फैक्टोरियल। तो m का जो मान आया वो आया n फैक्टोरियल बाई 2। और m किसकी संख्या मानी थी, समक्रमचयों की संख्या, ठीक है। अतः m बराबर R बराबर n फैक्टोरियल बाई 2। तो मैं ये कह सकता हूं, स्पष्ट है कि समक्रमचयों के समुच्चय an, स्पष्ट है कि समक्रमचयों के समुच्चय an का ग्रुपांक, भाई ये ग्रुप होता है जिसको अल्टरनेट ग्रुप बोलते हैं, इसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये अल्टरनेट ग्रुप की एक थ्योरम और बची हुई है यहाँ पे, फिर अपना ये जो परमुटेशन ग्रुप का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपन अगला चैप्टर चालू करेंगे अगले लेक्चर में। तो एक थ्योरम मैं और यहाँ से करवा देता हूँ आपको। थ्योरम क्या है कि थ्योरम ये है कि R लंबाई के चक्र की कोटि R होती है, ये चक्र से संबंधित है। R लंबाई के चक्र की कोटि R होती है। R लंबाई के चक्र की कोटि R होती है। जैसे अपन पहले पढ़ते थे ना ऐसे कि मान लो कि कोई चक्र है, जैसे A से डिनोट कर दिया 1 2 3 4, तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसकी कोटि कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ A बराबर 4। ये पहले पढ़ा हुआ है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि R लंबाई के चक्र की कोटि R होती है। तो एक R लंबाई का चक्र लेके चलेंगे, उसकी कोटि को R सिद्ध करेंगे। प्रूफ पार्ट पे मैं चलूं तो माना F के अंदर मैंने लिख दिया x1 x2 x3 डॉट डॉट xr। माना F x1 x2 x3 xr एक R लंबाई का चक्र है, एक
आर लंबाई का चक्र है। अब ये आर लंबाई का चक्र है तो इसकी कोटि को आर सिद्ध करना है, तो ये आर लंबाई का चक्र है। अब सुनना, अब चक्र के अंदर कुछ स्पेशल होता है। चक्र में पहले अवयव का प्रतिबिंब दूसरा होता है, दूसरे का तीसरा होता है और लास्ट वाले का पहला होता है। और जो एलिमेंट इस चक्र में सम्मिलित नहीं होता है उसका खुद का प्रतिलोम खुद होता है। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ x1 की जो इमेज है उसको क्या बोल सकता हूँ, x2 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखना, आप f ऑफ fx1 निकालो। इस चीज को मैं f, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं f स्क्वायर x1 को f ऑफ fx1, तो f, अब इसको fx1 लिख दिया। f और fx1 का मान कितना है, यहां से देखो x2, तो ये बना fx2 और fx2 का मान कितना है x3। तो आपने f स्क्वायर x1 किया तो x3 आया। इसी प्रकार आप f क्यूब x1 करो, f क्यूब x1 करोगे तो ये क्या आएगा अपना x4। तो fx1 x2 आया, f स्क्वायर x1 x3 आया, f क्यूब x4 कितना आया x4। ऐसे ही आप चलोगे तो इससे जस्ट पहला एलिमेंट है xr-1, तो आप यहाँ लिखोगे fr-1 x1 का मान हो गया xr। देखो 3 पावर है तो 4 पे जा रहा है, 2 पावर है तो 3 पे जा रहा है, तो r-1 पावर है तो किस पे जाएगा, xr पे जाएगा। ठीक है, अब अगर r पावर कर दूंगा तो वो वापस पहले एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा, तो fr-x1 का मान कितना है x1। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल गई कि fr-x1 का मान कितना निकल के आ गया x1। अब देखो, चूंकि fr-x1 का मान है x1, इसी प्रकार fr-x2 का जो मान आएगा वो आएगा x2, fr-x3 का जो मान आएगा वो आएगा x3। तो मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूं ना, इन जनरल बात करूं तो fr-xi का जो मान है वो किसके बराबर है, xi। x1, अगर आप x1 के ऊपर fr अप्लाई करते हो तो x1 आता है, x2 के ऊपर अप्लाई करते हो तो x2 आता है, x3 के ऊपर अप्लाई करते हो तो x3। तो fr-xi का मान xi के बराबर है और i का जो मान ले रहे हो वो ले रहे हो 1 to r। तो ये तो तब बोला है जब अपन ने x जो एलिमेंट है वो रेंज के अंदर हो। लेकिन बहुत बार ऐसे भी तो होता है ना चक्र में, मान लो कि जैसे मैं ये बोलता हूँ चक्र में, ये बोलता हूँ कि 1 3 5 बिलोंग्स टू S5, तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1, लेकिन जो बच गए 2 और 4 उनकी इमेज खुद की खुद है। तो उसके लिए बात करता हूँ। उसके लिए बात करने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसा पॉसिबल हो, इफ x एलिमेंट रेंज में नहीं आ रहा है, और रेंज क्या बनी है अपनी x1 x2 xr, ये एलिमेंटों की रेंज है। अगर x एलिमेंट रेंज में नहीं आ रहा है तो बताओ जो एलिमेंट रेंज में नहीं आता है उसकी खुद की इमेज खुद होती है, तो f ऑफ x बराबर क्या लिख दूंगा x, जो एलिमेंट रेंज में नहीं आता है। अर्थात मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अर्थात x f की परिसर में उपस्थित नहीं है, रेंज में उपस्थित नहीं है। तो जो एलिमेंट रेंज में नहीं होता है उसकी खुद की इमेज खुद होती है, तो fx बराबर x। तो अब ये आइडेंटिटी हो गया ना, तो चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, तो fx बराबर x है तो इसको fr-x बराबर भी x होगा, क्योंकि f स्क्वायर x बराबर भी x, f क्यूब x बराबर भी x, तो fr-x बराबर भी x। तो इसको दे दिया समीकरण 2। और अभी जो पीछे से आया था, अभी जो पीछे बना था, मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी जो पीछे ये बना था उसको दे दो समीकरण 1, रेंज में था तब तो ये था और रेंज में नहीं है तब ये। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं बोल सकता हूँ कि fr-x का मान हमेशा कितना होता है, x होता है। fr-x का मान हमेशा x होता है, इसका मतलब fr दोनों तरफ से x को काटा तो आइडेंटिटी। तो आपने जो f क्रमचय लिया था या आपने जो f चक्री लिया था r लंबाई का लिया था, f जो चक्र लिया था वो r लंबाई का लिया था, और आपने f की पावर r करने से आइडेंटिटी आ गया, जहां ये भी लिख देंगे r, क्योंकि कोटि में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक आता है, जहां r न्यूनतम
धनात्मक पूर्णांक है। तो आपने आर लंबाई का चक्र लिया था और आपने एफ की पावर आर करने से आइडेंटिटी मिल गया। अतः स्पष्ट है कि आर लंबाई के चक्र की कोटि, अतः स्पष्ट है कि आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। आर लंबाई के चक्र की कोटि कितनी होती है? आर होती है। तो दोस्तों अपनी ये थ्योरम थी जिसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो एक आर लंबाई का चक्र लिया। चक्र में क्या होता है, पहले एलिमेंट की इमेज दूसरा होता है, दूसरे की तीसरा होता है, अंतिम एलिमेंट की इमेज पहला होता है। तो एफ एक्स वन किया तो एक्स टू, एफ स्क्वायर एक्स वन किया तो एफ स्क्वायर को एफ ऑफ एफ लिख सकता हूँ, फिर इसको एफ एक्स वन लिख दिया। एफ एक्स वन का मान एक्स टू है और एफ एक्स टू का मान एक्स थ्री। तो 2 किया तो 3, 3 करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे आर माइनस वन करेंगे तो आर आएगा और आर करेंगे तो पहला आएगा, क्योंकि अंतिम एलिमेंट की इमेज पहला होता है। तो यहाँ से एफ आर एक्स वन का मान एक्स वन आया। इसी प्रकार एफ आर एक्स टू का मान एक्स टू, एफ आर एक्स थ्री का मान एक्स थ्री। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ कि एफ आर एक्स आई का मान एक्स आई है, आई बराबर 1 to r। ये तो जब अपना रेंज के अंदर आपने एलिमेंट लिया था। अब मान लो कि जो एक्स एलिमेंट है वो रेंज में नहीं है, तो जो एलिमेंट रेंज में नहीं होता है उसकी खुद की इमेज खुद होती है। अब उसकी पावर 2 करो 3 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ आर एक्स का मान एक्स के बराबर, 1 और 2 से मैं ये लिख सकता हूँ एफ आर एक्स बराबर एक्स है, चाहे एक्स एलिमेंट रेंज में हो चाहे नहीं हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में होता है। तो x दोनों तरफ से कैंसिल किया तो एफ आर बराबर आई हो गया, और r न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है कोटि की परिभाषा में। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि r लंबाई का जो चक्र होता है उसकी कोटि r होती है। दोस्तों ये अपने 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम किए हैं, इनको आप कॉपी में राइट डाउन करना, समझना। इसी के साथ अपना ये परमुटेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें अपन 4th चैप्टर सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ इम्पोर्टेंट ये है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब मैं आपको सब ग्रुप के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।